अगर शिक्षा 15-15 साल की तुम लोगों ने शिक्षा ली और तुम्हारी अंतर्दृष्टि पैदा ही नहीं हुई, फेल हो गया। अभी मैं गया था रायपुर छत्तीसगढ़, 16 अक्टूबर को मेरा एक प्रोग्राम था, करीब 4-5 हजार की भीड़ थी और 21,000 रुपए का एक सवाल पूछा, कहा जवाब दे दो, अभी यहीं पे पैसा दूंगा। कोई दे ही नहीं पाया। और सवाल क्या था? और सवाल क्या था? सवाल यह था कि इजराइल और ईरान वॉर का मुख्य वजह क्या है। और 70% युवा, 80% युवा बैठे हुए थे। अब चाहे दिल्ली पर, मैंने कहा मंच पे, हम कहा लंदन पढ़ो, दिल्ली पढ़ो, चाहे जहां पढ़ो, तुम्हारा अंदर का दिया ही बुझा हुआ है। कि जब अवध ओझा क्लासेस खुली तो काहे हलचल मच गई, अरे बाप, क्योंकि 20 साल मैं इन लोगों के साथ काम कर चुका हूं। 20 साल में इन सारे लोगों के साथ काम कर चुका हूं। इनको पता ही आदमी करता क्या है। मैं क्यों पढ़ाऊंगा यार, क्या जरूरत है मुझे पढ़ाने की। 15-15 साल पढ़ के आए, तुम्हारा इंसाइट पैदा ही नहीं हुआ। चाहे जहां पढ़ो, मां बाप परेशान है, लड़के परेशान है कि यार इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम्हारी देखने की क्षमता है ही नहीं। और अवध ओझा क्लासेस यही डेवलप करने का काम कर रही है। जय हिंद फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की संरचना, और उसमें 1765 से ड्यूअल गवर्नमेंट पिछली बार हमने पढ़ा। सेवनटीन 1765 से ड्यूअल गवर्नमेंट। और सबसे बड़ी बात यह रही जो मैंने पिछली बार एक्सप्लेन की कि कंपनी के दुश्मन बहुत थे। कोई भी आदमी, मैंने कहा कि जब भी आप अचीवमेंट पाना शुरू करेंगे, आपके दुश्मन बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब कहानी यह है कि कंपनी ने भारत, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे कब्जा कर लिया है। 1765 में कंपनी को दीवानी, निजामत सब मिल चुका है। कंपनी विदेशी है। 1765 EIC, EIC क्या है? एक विदेशी कंपनी है। एक तो ये कंपनी है ट्रेडिंग कंपनी, और दूसरा विदेशी, फॉरेनर। ना तो इस देश का कल्चर जानते हैं, ना इस देश की इकोनॉमी जानते हैं, ना इस देश की पॉलिटी। बन गए राजा। अब राजा बन गए तो अब सीधे सत्ता तो अपने हाथ में ले नहीं सकते, तो पहला स्टेप इनका था ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट ये इनका पहला स्टेप था। बड़ा समझदार, बहुत ही समझदारी का स्टेप, बहुत प्यारा स्टेप, ड्यूअल गवर्नमेंट। पर्दे के आगे बंगाल का नवाब, पर्दे के पीछे पूरी तरह से कंपनी। और ये ड्यूअल गवर्नमेंट चली 1765 से 1772 तक। अब अचीवमेंट, और पिछले सेशन में मैंने आपसे कहा कि जब भी अचीवमेंट होगी, जब भी अचीवमेंट होगी, दुश्मन अपने आप पैदा हो जाएंगे। वो नियम है, ये एक बहुत शाश्वत नियम है, और जिंदगी नियमों पे चलती है। अगर आप नियम समझ गए, मैं इतने सारे लोगों को धन के पीछे भागते हुए देखता हूं और धन मिल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि नियम यह है कि इस दुनिया में हर चीज किसी ना किसी चीज का परिणाम है। समझना इस बात को कि इस दुनिया में 90% लोगों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में हर चीज किसी ना किसी चीज का परिणाम है। शक्ति का परिणाम है समृद्धि। अब अगर जो व्यक्ति समृद्धि के पीछे भागेगा, उसको जीवन में समृद्धि कभी नहीं मिलेगी। इसी को बुद्ध ने कहा प्रतीत समुत्पाद, थ्योरी ऑफ कॉसेशन। 1 लाख करोड़ रुपए की बात बता रहा हूं, कभी होगा तो दे देना, लगा के देख लो। इसके पीछे भागो, इसके, क्योंकि इसका बाय प्रोडक्ट है समृद्धि। अगर इसके बिना आ भी गई तो कोई छीन लेगा। देखो अरब वर्ल्ड को, तेल उनका, बेचता यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अचीवमेंट जैसे आएगी, दुश्मन स्वतः पैदा हो जाएंगे।
और कंपनी के भी दुश्मन, मैंने आपको पिछली बार बताया, ईआईसी के दुश्मन, पहले दुश्मन मर्चेंट्स और ट्रेडर्स, वो मर्चेंट और ट्रेडर जिनको भारत की ट्रेड में हिस्सा नहीं मिल रहा था। कंपनी के दुश्मन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिनको लग रहा था भैया हमारा कमीशन कहां है, ब्रिटेन का हिस्सा कहां है, हमारा हिस्सा कहां है। तीसरे दुश्मन थिंकर्स, जो ये कह रहे थे कि भैया अगर किसी देश पर कंपनी का शासन होगा वो देश चौपट हो जाएगा, और अभी तो इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे कब्जा किया है, बंगाल के धन से ये ब्रिटेन पे भी डोमिनेटेड हो जाएंगे, तो बंगाल को तो खत्म करेंगे ही करेंगे, ब्रिटेन को भी खत्म कर देंगे। और चौथा विरोधी थे इनके इकोनॉमिस्ट्स, लाइक एडम स्मिथ, जो फ्री ट्रेड की बात कर रहे थे, मुक्त व्यापार। ये सारे दुश्मन, इसलिए अगर तुम्हारे दुश्मन नहीं है ना तो तुम मरे हुए हो। ये लाइन अपनी डायरी के फ्रंट पेज पे लिख लेना कि अगर तुम्हारे दुश्मन नहीं है तो तुम मरे हुए हो। और अमित, यूट्यूब का कमेंट ऑफ नहीं है, ऑफ किया गया है। अभी क्लास खत्म होने के बाद जब मैं गाली देने के मूड में आऊंगा तब जिन बच्चों ने पैसा दिया उनको पहले पढ़ा दें, फिर मजा भी लिया जाएगा। काय टेंशन ले रहे हो, तुम मजा वाले हो क्या? आ रहे हैं, अभी तुम्हारा भी कोटा पूरा करेंगे, मत चिंता लो। तो कंपनी के जितने बड़े दुश्मन उतने बड़े समर्थक। जॉर्ज तृतीय उसका पैटर्न था, ब्रिटेन का राजा। बोले यार समझौता कर लो यार, थोड़ा सा डील कर लो आपस में। इसी बीच कंपनी ने 10 लाख पाउंड का उधार मांग लिया। पिछले क्लास में मैंने यह भी बताया कि कंपनी ने 10 लाख पाउंड का उधार मांग लिया। और जब कंपनी ने 10 लाख पाउंड का उधार मांग लिया, मौका मिल गया किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। जब भी आप किसी से उधार मांगोगे तो आपको झुकना पड़ेगा। कंपनी को झुकना पड़ा और उस उधार मांगने का परिणाम रहा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कामों का क्या करेगी? सुपरविजन करेगी। बस अब गौर से देखना, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कामों का सुपरविजन करेगी। पूर्वी व्यापार, ईस्टर्न ट्रेड, पूर्वी व्यापार का एकाधिकार, मोनोपोली किसके पास रहेगी? ईआईसी के पास रहेगी। ईस्टर्न ट्रेड, पूर्वी व्यापार का एकाधिकार कंपनी के पास रहेगा। इंडियन गवर्नमेंट की सारी डिटेल्स, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स किसके हाथ में रहेंगी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में रहेगी। भारत में ऑफिशियल्स का जो अपॉइंटमेंट होगा, जो भारत में ऑफिशियल्स का अपॉइंटमेंट होगा,
उसकी मोनोपोली, एकाधिकार किसके पास रहेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहेगा। रेगुलेटिंग एक्ट, फिर से रिपीट कर देता हूं और फिर इसे एनालाइज करेंगे तब मजा आएगा, अभी नहीं। सिर्फ देखो, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन क्या करेगी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कामों का सुपरविजन करेगी। सिर्फ सुपरविजन, इस वर्ड को इनबॉक्स करो, सुपरविजन। गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कामों का सुपरविजन करेगी। ईस्टर्न ट्रेड पर, पूर्वी व्यापार है, उस पर एकाधिकार कंपनी का। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहेगी। भारतीय प्रशासन का सारा ब्यौरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहेगा। ऑफिशियल अपॉइंटमेंट जो है, जो भारत में अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है, उसका भी एकाधिकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहेगा। अब ये डायग्राम बनाओ तब मजा आएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पहला क्या? सुपरविजन। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सारे कामों का सुपरविजन कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की सरकार करेगी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सारे कामों का सुपरविजन करेगी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। दूसरा, पूर्वी व्यापार, ईस्टर्न ट्रेड की मोनोपोली किसके पास है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। भारतीय प्रशासन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का सारा डिटेल किसके पास रहेगा? सारा ब्यौरा किसके पास रहेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास। भारत में अधिकारियों की नियुक्ति, ऑफिशियल्स का अपॉइंटमेंट का एकाधिकार किसके पास रहेगा? मोनोपोली किसके पास रहेगी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास। अब कंपनी के पहला दुश्मन कौन? कंपनी का पहला दुश्मन कौन? मर्चेंट और ट्रेडर। ब्रिटेन के मर्चेंट और ट्रेडर, इनको कोई फायदा नहीं हुआ इस रेगुलेटिंग एक्ट से, क्योंकि पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार अभी भी कंपनी का है। कंपनी का दूसरा दुश्मन कौन? मिनिस्टर्स और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनको कुछ मिला, इनको कुछ मिला। 1767 में कंपनी ने कहा कि भैया हम 4 लाख पाउंड पर ईयर ब्रिटिश गवर्नमेंट को देंगे। 4 लाख पाउंड पर ईयर ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो कुछ मिला, कुछ, बहुत कुछ तो नहीं मिला, कुछ मिला। कंपनी का तीसरा दुश्मन कौन? इकोनॉमिस्ट। इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि ये बात कर रहे थे फ्री ट्रेड की, इनकी भी इच्छा पूरी नहीं हुई। कंपनी का चौथा दुश्मन कौन? थिंकर्स। ये अभी भी चिल्ला रहे हैं कि भारत में यार गवर्नमेंट पूरी तरह करप्ट है, लूटमार मची हुई है यार, ऑपरेसिव, करप्ट, डकैती चल रही भारत में। तो कंपनी के जितने जानी दुश्मन थे, देखो मेंस में क्वेश्चन आता है, रेगुलेटिंग एक्ट वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर द पावरफुल सेक्शन इन ब्रिटेन। ऐसे आंसर, ये फ्रेम किए रहोगे, आंसर लिख ले जाओगे। लिखो क्वेश्चन, स्क्रीन पे क्या देख रहे हो? क्वेश्चन लिखो कि रेगुलेटिंग एक्ट वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मेजॉरिटी सेक्शन इन ब्रिटेन। डिस्कस, यही लिखना है, यही एक्सप्लेन करना है। और इसी में से कल एक पेपर अपलोड होने जा रहा है, अपनी भी साइट पे अपलोड होने जा रहा है, अमेजॉन की साइट पे भी अपलोड होने जा रहा है, और सारे 5 शहरों में मिलेगा। कल आईना के नाम से पेपर अपलोड होगा और 5 शहरों में मिलेगा। खैर ये डायग्राम पहले बना लो।
नहीं कहोगे मास्टर डायग्राम भी नहीं बनाने दे रहे हो, 500 रुपया महीना ले रहे हो। ठीक, तो यानी वो जो कंपनी का विरोध चल रहा था, भाई जब किसी की इच्छा ही नहीं पूरी हुई तो विरोध जारी, कंपनी का विरोध जारी, मुद्दा वही है, भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मुद्दा वही है, भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्ट एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी का विरोध जारी, कंपनी का विरोध जारी, अपोजिशन टू द कंपनी कंटिन्यूड। किस मुद्दे पर? करप्ट अधिकारी, करप्ट ऑफिसर्स, भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट प्रशासन, करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब भाई किसी की उपलब्धि आप ऐसे तो छीन नहीं सकते हो, ये तो कंपनी बंगाल जो है वो तो कंपनी की उपलब्धि है, आप सीधे छीन नहीं सकते हो कि नहीं हमको तो अपॉर्चुनिटी चाहिए। और कंपनी ट्रेड करना जानती है, प्रशासन चलाना थोड़ी जानती है। इसलिए जब भी आप किसी काम में एंटर करते हो तो पहले 5 साल उसका लर्निंग पीरियड माना जाता है। किसी भी काम में तुम लॉयर बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, जर्नलिस्ट बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, जब भी तुम किसी फील्ड में एंटर करोगे उसका पहला 5 साल लर्निंग का साल माना जाता है, सीखना। तुम अगर वो टाइम डिवोट कर दिए सीखने में तो अगले 5 साल बाद तुम उस फील्ड के स्टार बन जाओगे और 10 साल बाद सुपरस्टार। पहला 5 साल लर्निंग, दूसरा 5 साल स्टार, तीसरा 5 साल सुपरस्टार। ये नियम है। इसलिए कोशिश करो कि आईएएस बन जाओ 25 साल के अंदर। 25 के बाद और स्किल डेवलप करो, एक स्किल डेवलप करो, कोई काम सीखो यार प्लीज। लर्न एंड अर्न तो मैं लॉन्च करूंगा ही, उसका टाइम नहीं बैठ पा रहा है। कल वो पेपर आ जाए तो उसके बाद जो है उसके लर्न एंड अर्न तो मैं लॉन्च करूंगा कि आप मेरे ही प्रोग्राम से हर महीने तुम लोग कम से कम 10 से 25-30 हजार रुपया खुद कमा लो। मतलब अगर तुम मेरे ही प्रोग्राम से महीने का 10 से 20 हजार रुपये कमा लिए तो तुम छोटे छोटे शहरों में रह रहे हो ना, पटना, इलाहाबाद, बढ़िया है। दिल्ली में उर्वशी नाच रही, क्या जो आना है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। और मैं पूरा भगवान से प्रार्थना करो कि ये प्रोग्राम चलता रहे। अभी इस प्रोग्राम का पहला हिस्सा कल देखोगे शाम को। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ाई, मतलब कुछ ऐसा परमात्मा ने चाहा तो कर दूंगा कि तुमको किसी कोचिंग, किसी संस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं प्रवचन करने लगूं। तो लोग दिक्कत में तो आएंगे ही। खैर वो सब अलग की बातें हैं। तो कंपनी का विरोध जारी रहा, टारगेट रहे करप्ट ऑफिसर्स और करप्ट अधिकारी। अब कंपनी से सीधे उपलब्धि तो छीनी नहीं जा सकती, अवसर चाहिए, अवसर मिल गया। 1780 कंपनी ने फिर लोन मांग लिया 10 लाख पाउंड, फिर लोन मांग लिया, फिर से लोन मांग लिया 10 लाख पाउंड। फिर से लोन मांग लिया। और लोन मांगा क्यों? एक साथ, भाई लोन तो पहले से ही चल रहा था, लोन पहले से ही चल रहा था। अभी एक साहब मुझसे मिलने आए थे, उनके घर वालों ने लोन पर जमीन खरीद ली, उस लोन को भरने के लिए दूसरा लोन ले लिया, पूरा घर ही लोन का शिकार हो गया। लग्जरी लोन पे मत करना, ये
कुछ बातें मेरी डायरी में लिख लिया करो यार। ना गाड़ी आनंद है, ना कपड़ा आनंद है, ये सब जरूरतें हैं। डीएम बन जाओगे तो 2 गनर 1 ड्राइवर, तो गवर्नमेंट तुमको इनोवा दे भी देगी। डॉक्टर बन गए तो बढ़िया फर्स्ट क्लास, कोई भी छोटी मोटी गाड़ी में चले जाओगे, हॉस्पिटल ही तो जाना, और तुम्हें सब भगवान मान रहे हैं, तुम पे कौन हमला करेगा। फिर से लोन ले लिया, और लोन लिया क्यों? पहले लोन चल ही रहा था। 1780 देखो मराठा से लड़ रहे थे, और मराठा के साथ साथ मैसूर से भी पंगा ले लिए। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। फिर पैसे की जरूरत पड़ गई, और अभी तक परमानेंट सेटलमेंट आया नहीं है। गौर करना पूरी सिचुएशन पे कि एक लोन तो चल ही रहा था, एक उधार तो लिए ही थे, 2 शेरों से लड़ गए, मराठा और मैसूर। और बंगाल में भी कंसोलिडेशन नहीं हुआ, परमानेंट सेटलमेंट नहीं आया, फिर लोन मांग लिया। बस ब्रिटिश गवर्नमेंट को मौका मिल गया, और इसका परिणाम रहा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। बहुत इंपॉर्टेंट, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द इंस्ट्रूमेंट फॉर ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया। लिख लो नोट करके, ये पूरा स्टेटमेंट नोट करके लिखो। ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द इंस्ट्रूमेंट फॉर ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया। कैसे? पहला पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द इंस्ट्रूमेंट फॉर ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया। लिखो और क्वेश्चन मार्क लगाओ। ईस्ट इंडिया भारत में ब्रिटिश नीतियों की वाहक बन गई। क्वेश्चन मार्क, कैसे? कैसे भैया? अब रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था? सिर्फ सुपरविजन दिया गया था, सिर्फ सुपरविजन। यहां क्या हुआ? एक नई संस्था का गठन हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। छह कमिश्नर होंगे इसमें। उसमें से 2 कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। और इनका काम होगा गाइड एंड कंट्रोल। किसको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। पलट गया गेम। गेम पलट गया। ये देखो, ये देखो, ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश नीतियों की वाहक बन गई, क्योंकि एक नई संस्था का गठन हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 6 कमिश्नर्स होंगे, 2 कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, और इसका काम होगा गाइड एंड कंट्रोल। किसको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब भारत का असली मालिक कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। लिख लो नोट करके। अब भारत का असली मालिक कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और यह व्यवस्था चलती रही 1857 तक।
अब भारत का असली मालिक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। लेकिन कंपनी का जो ईस्टर्न ट्रेड है उसकी मोनोपोली बरकरार रही। ईस्टर्न ट्रेड की मोनोपोली बरकरार रही। उसके साथ साथ अधिकारियों की जो नियुक्ति है, ऑफिशियल्स अपॉइंटमेंट, उसकी भी मोनोपोली बरकरार। ईस्टर्न ट्रेड पे मोनोपोली बरकरार, ऑफिशियल के अपॉइंटमेंट पे मोनोपोली बरकरार। गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉर, डिप्लोमेसी और रेवेन्यू के मामलों में, इन तीनों मैटर में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी अधीन हो गई। किसके? कलकत्ता के। बनाओ बनाओ। भारत का असली मालिक कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पूर्वी व्यापार पे एकाधिकार कंपनी का बरकरार, अधिकारियों की नियुक्ति एकाधिकार बरकरार। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया, गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। युद्ध, कूटनीति और कर के मामले में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी किसके अधीन हो गई? कलकत्ता के। हाँ? देखो, भारत का असली मालिक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यह सबसे बड़ी डेवलपमेंट। ट्रेडिंग मोनोपोली बरकरार, ऑफिशियल का अपॉइंटमेंट की मोनोपोली बरकरार, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब जो दुश्मन है उनका कुछ कलेजा ठंडा हुआ? अब देखते हैं उनका कलेजा ठंडा हुआ कि नहीं। सारे दुश्मनों का कलेजा ठंडा हुआ कि नहीं? पहला दुश्मन मर्चेंट और ट्रेडर, इनका बिल्कुल नहीं हुआ। ये और आक्रामक हो रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है ब्रिटेन में, और आक्रामक है। देखो, पहला दुश्मन और आक्रामक, दूसरा दुश्मन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कैबिनेट मिनिस्टर्स, और शेयर बढ़ाओ हमारा। तीसरा दुश्मन इकोनॉमिस्ट, ये भी टेंशन में, ये भी गुस्से में। चौथा दुश्मन थिंकर्स। अब इन सारे दुश्मनों के साथ साथ एक नया दुश्मन उभर रहा है, और बहुत ताकतवर दुश्मन उभर रहा। गुरु चार दुश्मन है। मर्चेंट और ट्रेडर नाराज हैं कि हमको तो हिस्सा मिल ही नहीं रहा है,
केक कट रहा है, अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी वाले खा रहे हैं, ये गुस्से में इनका गुस्सा बढ़ रहा है, इनका गुस्सा बढ़ रहा है कि आप फ्री ट्रेड काहे नहीं करवा रहे हो यार। ये ट्रेडिंग कंपनियां बर्बाद कर देती हैं जिस देश में रहती हैं। इनका गुस्सा थिंकरों का बढ़ रहा है, इन तीनों गुस्सा बढ़ रहा है। सिर्फ उन्हीं का थोड़ा बहुत शांत है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कैबिनेट मिनिस्टर्स का, कि कुछ तो मलाई मिल ही नहीं रही है, और अब मिल रही है, और अब हम असली मालिक बन गए। लेकिन इन चारों दुश्मनों के साथ एक नया दुश्मन पैदा हो रहा है, और वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बेटा है वो नया दुश्मन। कौन है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बेटा, नया दुश्मन, न्यू एनिमी। और धीरे धीरे इतना पावरफुल हो रहा है वो, तुम देखो इंटरनेट ने इतना बड़ा कांड करवा दिया, कोरोना। कितना बड़ा कांड करवा दिया कोरोना ने, पूरी दुनिया ही बदल दी, पूरी दुनिया। मैंने अपनी आंखों से दुनिया को बदलते हुए देखा। सोचो ये लॉबी कितनी मजबूत रही होगी कि कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं मरा, एक आध अपवाद मर गए। पूरी दुनिया को बदलते हुए मैंने देखा, समाज बिफोर कोरोना, समाज आफ्टर कोरोना। एक नया दुश्मन पैदा हो रहा था, और वो बेटा था किसका, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। क्या नाम था उसका, मैन्युफैक्चरर। ये बड़ा पावरफुल दुश्मन उभर रहा था, बहुत पावरफुल, उत्पादक। तो एक नया दुश्मन पैदा हो गया। लेकिन पूरी तरह से पिट्स इंडिया एक्ट ने एक भारत के प्रशासन की रूपरेखा तैयार कर दी, और यह प्रशासन की रूपरेखा 1857 तक चली। उसमें चेंजेस आते रहे, और वो चेंजेस सिर्फ इसलिए आते रहे, बाकी तो भारत का असली मालिक ब्रिटिश गवर्नमेंट, भारत का असली मालिक ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जैसे जैसे ये दुश्मन हावी होते गए, जैसे ये दुश्मन मैन्युफैक्चरर ये जैसे ही मजबूत होता गया, इसने कहा भैया हम अपना सामान कहां बेचे, हम पैदा करके यहीं रख लें क्या। बताओ। और इसी बीच ब्रिटेन के सामने एक बहुत बड़ा डेविल खड़ा हो गया, दुश्मन नेपोलियन। उसने पूरी यूरोप की बाजार बंद कर दी ब्रिटेन के लिए, कहा यूरोप में तुम्हें कोई सामान ही नहीं बेचने देंगे, कॉन्टिनेंटल पॉलिसी। अब देखो, अब ब्रिटेन की अच्छा एक छोटी सी घटना इसमें और घटी कि 1786 में एक सब्सिडियरी एक्ट आया और उसने वीटो पावर दे दिया। कॉर्नवालिस के समय मैंने समझाया था, कॉर्नवालिस ने कहा इतने अंधकार में बिना वीटो के काम ही नहीं चलेगा और मुझे वीटो चाहिए, तो 1786 में सरकार ने उसको वीटो पावर दे दिया। लेकिन वीटो टू गवर्नर जनरल कि ठीक है यार, पीस, रेवेन्यू, डिप्लोमेसी का जहां मामला लगे तुम इस वीटो का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अब ब्रिटेन 1790s, तुम दो बातें देखोगे, एक मैन्युफैक्चरर तबके का उदय और धीरे धीरे
ये तबका पावरफुल होने लगा। और दूसरा, नेपोलियन, इसने यूरोप की बाजार बंद कर दी ब्रिटेन के लिए, कॉन्टिनेंटल पॉलिसी। अब कंपनी को रिप्लेस करना ब्रिटेन के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन समझदार आदमी एक ताकतवर को दूसरे ताकतवर के सहारे खत्म करता है। नहीं समझे? ड्राइविंग लाइसेंस DNL, ड्राइविंग लाइसेंस, यही तो चेस का गेम है। और चेस का गेम है क्या? एक आदमी के वर्चस्व को मिटाने के लिए दूसरे आदमी के वर्चस्व को खड़ा करना पड़ता है, वो चाहे राजनीति हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे कुछ भी हो। अब धीरे धीरे ब्रिटिश हुकूमत को एक दूसरे ताकतवर तबके का सपोर्ट मिल रहा था, मैन्युफैक्चरर तबके का। तो जैसे जैसे इस तबके का ताकत बढ़ा, उसने सरकार को सपोर्ट किया कि पैसा बोलो। तो तुम देखोगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसमें क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेडिंग मोनोपोली खत्म। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेडिंग मोनोपोली खत्म। पहला झटका। लेकिन किसी को झटका एक साथ नहीं दिया जाता है। आम आदमी क्या कहता है? मार डालो। ऐसे नहीं बेटा, आम आदमी ताव में है, अब खत्म कर दो, अब मार डालो या उखाड़ लो, आराम से। ये राजनीति है। ये गुल्ली डंडा खेलने की, गुल्ली उठा के झाड़ी में फेंक दी, डंडा 3-4 डंडा मारा, खेल खत्म। ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेडिंग मोनोपोली खत्म। किसकी वजह से? एम यानी मैन्युफैक्चरर, एन यानी नेपोलियन। लेकिन उसका जो टी का ट्रेड था, टी का, और चाइना का जो ट्रेड था, उसको बरकरार रखना ही था। यह कंपनी के पास बरकरार रहा, क्योंकि चाइना ट्रेड में सबसे ज्यादा ओपियम जाती थी। अफीम कोठी कानपुर, अफीम कोठी गोंडा, अफीम कोठी इलाहाबाद, अफीम कोठी गोरखपुर। जाओ इन बड़े बड़े शहरों में, तुमको अफीम कोठी मिलेगी। चीन अफीम जाता था भारत से, तो अखंड त्रिपाठी, रतिशंकर शुक्ला, ये सब कंपनी की डीलिंग थी। कैसे छीन लेते कंपनी से तुरंत, बिना जाने बिना समझे। और टी प्रोडक्शन को कंपनी ने ही प्रोत्साहन दिया था। तो इन दोनों पर कंपनी की पकड़। ऑफिशियल अपॉइंटमेंट, ऑफिशियल्स का जो अपॉइंटमेंट था वो भी कंपनी के पास। बरकरार किसके पास? कंपनी के पास। ये दोनों EIC के पास रहा। अगर शिक्षा 15-15 साल की तुम लोगों ने शिक्षा ली
और तुम्हारी अंतर्दृष्टि पैदा ही नहीं हुई, फेल हो गया। अभी मैं गया था रायपुर छत्तीसगढ़, 16 अक्टूबर को मेरा एक प्रोग्राम था। श्री लीलाधर सुल्तानिया अच्छे बिजनेसमैन हैं, उनके यहाँ उनका जन्मदिन था, उनके यहाँ मैं गया था। करीब 4-5 हजार की भीड़ थी और 21,000 रुपए का एक सवाल पूछा, कहा जवाब दे दो अभी यहीं पे पैसा दूंगा। कोई दे ही नहीं पाया। और सवाल क्या था? सवाल यह था कि इजराइल और ईरान वॉर का मुख्य वजह क्या है। और 70% युवा, 80% युवा बैठे हुए थे। अब चाहे दिल्ली पर, मैंने कहा मंच पे, हम कहा लंदन पढ़ो, दिल्ली पढ़ो, चाहे जहां पढ़ो, तुम्हारा अंदर का दिया ही बुझा हुआ है। कि जब अवध ओझा क्लासेस खुली तो काहे हलचल मच गई कि अरे बाप, क्योंकि 20 साल मैं इन लोगों के साथ काम कर चुका हूं। 20 साल में इन सारे लोगों के साथ काम कर चुका हूं। इनको पता ही आदमी करता क्या है। मैं क्यों पढ़ाऊंगा यार, क्या जरूरत है मुझे पढ़ाने की। 15-15 साल पढ़ के आए, तुम्हारा इंसाइट पैदा ही नहीं हुआ। चाहे जहां पढ़ो, मां बाप परेशान है, लड़के परेशान है कि यार इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम्हारी देखने की क्षमता है ही नहीं। और अवध ओझा क्लासेस यही डेवलप करने का काम कर रही है। बीस साल उसी राजेंद्र नगर में मैं काम किया, तब किसी को कोई अड़चन नहीं। फ्रंट पेज पे मेरा ऐड दिया, सिर्फ अकेले टीचर का, तब कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि इनको पता है कि मेन काम यह आदमी क्या कर रहा है। यार तुम बिना दिए के अंधेरे कमरे में घुस जाओगे, अंधेरा बरकरार ही रहेगा। कहीं पढ़ो, तुम कहीं पढ़ो। कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग 5-5, 6-6, 7-7 साल से लोग परेशान हैं। 7 साल तैयारी होती है, 5 साल, 6 साल। अरे तैयारी 1 साल, बहुत ज्यादा 2 साल, सारी लिमिट क्रॉस कर जाए तो 3 साल, उससे ज्यादा नहीं हो सकती बेटा। खत्म हो जाओगे आप। गवर्नमेंट, सरकार और रेवेन्यू अभी भी किसके हाथ में? ईआईसी के हाथ में। अब देखो, अब चारों दुश्मनों को देखो। बेटा अगर ये वाला डायग्राम नहीं बनाओगे जो इसके बाद में बना रहा हूं, तो ये तुमको कभी नहीं क्लियर होगा। और ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगा जब तुम्हें पढ़ाऊंगा इंडिया काउंसिल एक्ट। अब देखो कौन सा दुश्मन खुश हो गया। पहला कौन सा दुश्मन? मर्चेंट और ट्रेडर। मस्त मस्त, क्यों? इनको भी ट्रेड करने का मौका मिल गया। पार्लियामेंट मस्त, इकोनॉमिस्ट मस्त, थिंकर मस्त, मैन्युफैक्चरर मस्त, देखो तुम ऐसे डायग्राम कभी बना ही नहीं होगे। दावा कह रहे हैं, गाली हमको चाहे जितना दो, चाहे जिसकी क्लास में पढ़े हो, ये डायग्राम कभी नहीं बनाए होगे। एक्ट का पॉइंट और फिर दुश्मनों की कंडीशन। गाली हमको पानी पी पी के चाहे जितना दो। पर इस तरह से नहीं पढ़े होगे। दावा कह रहा हूं, दावा, चाहे जिससे पढ़े हो, चाहे मंगल ग्रह पे पढ़े हो, क्वांटम टीचिंग इंस्टीट्यूट वहां से पढ़े हो, ऐसे नहीं बनाए होंगे।
और 1833 तक पहुंचते पहुंचते 1830 के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन हावी एक शक्ति बन गया ब्रिटेन में। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में तुम उसका प्रभाव देखोगे। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1830 के बाद 1830 के बाद ब्रिटेन में जो सबसे ताकतवर तबका उभर रहा था वो था मैन्युफैक्चरर। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में इस पूरे तबके का प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। है? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पे किसका प्रभाव होगा? मैन्युफैक्चरर्स का। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, एंड ऑफ मोनोपोली इन टी ट्रेड एंड ट्रेड विथ चाइना। खत्म। एंड ऑफ मोनोपोली, एकाधिकार जो चाय के व्यापार में और चीन के व्यापार में था वो भी खत्म कर दिया, वो भी खत्म। कंपनी का जो डेब्ट था, सबसे बड़ी घटना, ईआईसी का जो डेब्ट था, डेब्ट वो किसको ट्रांसफर कर दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ईआईसी का जो डेब्ट था, ये देखो स्टार बनाओ, कंपनी का डेब्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे डाल दिया। और सिर्फ डेब्ट नहीं, डिविडेंड, जो शेयर होल्डर है कंपनी के, उनको 10.5% डिविडेंड भी कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Government of India, under the strict control of Board of Control. देखो, टी ट्रेड और ट्रेड विथ चाइना मोनोपोली खत्म, ईआईसी का डेब्ट भारत सरकार पे, कंपनी का लोन भारत सरकार पे, शेयर होल्डर का डिविडेंड भारत सरकार पे। कितना बड़ा खेल खेला। कंपनी का समर्थक ही नहीं बचा कोई, कंपनी का सारा समर्थक ही खींच लिया। जब सब कुछ भारत सरकार देगी, और भारत सरकार किसके कब्जे में? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब कंपनी के लिए कोई लड़ेगा ही नहीं, खत्म। तुम्हारे लिए कौन लड़ता है? जिसका इंटरेस्ट तुम्हारे इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ हो।
शेयर होल्डरों का इंटरेस्ट तुम्हारे इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ था, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट कंपनी का इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ था, वो भी छीन लिया। कहा शेयर होल्डर को 10.5% डिविडेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। कंपनी का सारा लोन जो ब्रिटेन के बैंकर थे उनको भी कहा कि ठीक है भाई, हमें तो गवर्नमेंट ऑफ, हमें कंपनी से भाड़ में जाए कंपनी। कंपनी का सारा सपोर्टर ही छीन लिया। जैसे मीर जाफर कठपुतली कंपनी का था, ऐसे यहां कंपनी बन गई कठपुतली ब्रिटेन ऑफ, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन की। लिख लो, EIC क्या बन गई? पपेट। अब उसका कोई दुश्मन नहीं, खत्म दुश्मन। किसकी दुश्मन बन गई? गवर्नमेंट। EIC पपेट किसकी बन गई? गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन की। कंपनी के दुश्मन खत्म, कंपनी की हैसियत खत्म, कंपनी के दुश्मन खत्म। और तुम यार परेशान हो जाते हो, टेंशन में आते हो, स्ट्रेस ले लेते हो कि लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, काहे ना करें। दोनों ही चाहते हो क्या कि जिल्ले इलाही भी करवाओगे, विरोध भी नहीं करने दोगे? दोनों नहीं होगा, विरोध तो होगा ही। तो कंपनी का विरोध का दुश्मन गायब। ये डायग्राम देखो, ये कंपनी के यहां दुश्मन देखो, ये कंपनी के दुश्मन देखो, ये सारे दुश्मन यहां मस्त हो गए। कंपनी की हैसियत को झटका लग गया, सारे दुश्मन मस्त। यहां कंपनी की हैसियत खत्म, दुश्मन भी खत्म। है इस पूरे डायग्राम को आज पढ़ना, एनालाइज करना, बेस के क्वेश्चन उठाना, GS के क्वेश्चन, स्टेट PSC, BPSC, UPPCS, IAS, मजा आएगा तुमको। है चलो फिर, जय हिंद, जय भारत।